गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से महात्मा गांधी पीजी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे बीए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी, जिसके अंतर्गत पिछली कक्षा में हमने भारतीय वनस्पति को पढ़ा था, जो प्राकृतिक वनस्पति होती है उसको, और उसके संदर्भ में देखा था कि भारत में कौन कौन से प्रकार की वनस्पति कहाँ कहाँ पर पाई जाती है और उनमें किस किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इसके अलावा हमने भारतीय राष्ट्रीय वनों का औसत भी देखा था और राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा वन वाले क्षेत्र भी देखे थे और राष्ट्रीय औसत से कम वन प्रतिशत वाले क्षेत्र भी देखे थे। हमने आपको एक काम भी दिया था कि आप मैप खुद बनाएंगे उसका। कुछ बच्चों ने बना भी लिया होगा और कुछ बच्चों के मेरे पास बनकर आए भी हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं बनाया उनके लिए तो अब क्या कर सकते हैं। चलिए आज हम आपको भारत की प्राकृतिक वनस्पति का वितरण मानचित्र के माध्यम से बनाना सिखाएंगे। उसके लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या करना होगा हमको, वही हमेशा की तरह एक ही बात। सबसे पहले हमको क्या बनाना होगा, भारत का मानचित्र। चलिए मानचित्र बनाइए आप मेरे साथ। मानचित्र बनाने से हमारी जो है उसको याद रखने की क्षमता और भी ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से मैं बार बार आपको जोर देता रहता हूँ कि मानचित्र ज़रूर बनाएं। चाहे आप किसी भी चीज़ को अध्ययन कर रहे हों, उस चीज़ को अगर डायग्रामेटिकली तरीके से हम समझते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए हमेशा यादगार बन जाती है। ठीक है, तो इसके लिए भी मैं आपको यही कहता हूँ बार बार में कि डायग्राम बना के याद कीजिए, डायग्राम बनाइए, नक्शे बनाना सीखिए। लॉकडाउन है, घर बैठे बैठे कुछ नहीं सीख सकते तो कम से कम ये तो अपने हाथ की बात है, कलाकारी की बात है बस। ये त्रिपुरा मिजोरम हो गया और यहाँ से इसको ले लो, हमारा भारत का मानचित्र तैयार। चलिए अब हम इस मानचित्र के माध्यम से समझेंगे कि भारत में प्राकृतिक वनस्पति का विस्तार कहाँ कहाँ है। देखिए हमने आपको कई प्रकार की वनस्पति बताई थी, एक बार फिर से रिवाइज कर दूँ मैं आपको। 6 प्रकार की वनस्पति हमने बताई थी, जिसमें सबसे पहले हमने देखा था उष्णकटिबंधीय वन। उष्णकटिबंधीय कौन से वन थे वो? सदाहरित या सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाहरित या सदाबहार वन थे। दूसरे नंबर के वन हमने आपको बताए थे, इसको इस तरीके से कर सकते हैं, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। तीसरे प्रकार के हमने आपको बताए थे उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। और एक प्रकार के हमने आपको बताए थे, इसको हम प्लस के माध्यम से दर्शा सकते हैं, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वन। इसको शुष्क कांटेदार वनस्पति के नाम से भी जाना जाता है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय। 4 हो गए। 5वें प्रकार के हमने आपको बताए थे, इसको कह सकते हैं हम मैंग्रोव वन या डेल्टाई वन। और एक प्रकार के हमने आपको बताए थे
वो बताए थे हमने आपको पर्वतीय वन। इसमें आप जैसा चाहो वैसी डिजाइन कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस के ऊपर है, ठीक है। ध्यान रखना ये बिल्कुल बारीक गोले हैं और ये थोड़े मोटे गोले हैं। इस तरीके से हमने आपको 6 प्रकार की वनस्पति बताई थी। और एक प्रकार की वनस्पति होती है जो वेलांचली वन होते हैं, वो डेल्टाई वन ही उसको माना जाता है, जो वेलांचली किनारों पे यानी सागर के तट के किनारों पे पाई जाती है। चलिए अब हम इनका वितरण देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन, ये कहाँ पाएंगे? उष्णकटिबंधीय के ऐसे क्षेत्रों में जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है या वर्ष भर लगभग वर्षा जैसे आसार बने रहते हैं, ऐसे क्षेत्रों में वन पाए जाते हैं। सदाहरित का मतलब होता है सदा हरे रहने वाले, सदाबहार, हमेशा इसमें बहार रहती है। तो ऐसे वन देखिए यहाँ पे पाए जाते हैं। ये आपका पश्चिमी घाट की सह्याद्री पर्वतमाला है, मालाबार तट, कोंकण तट वाला। तो ये यहाँ पर इस प्रकार के वन पाए जाएंगे, ठीक है, भर लीजिए आप इसको। और इसी प्रकार की जलवायु लगभग यहाँ पे पाई जाती है असम, ब्रह्मपुत्र की घाटी, मेघालय वगैरह में, गारो खासी जयंती की पहाड़ियों पर। तो यहाँ भी आप इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद ये दो जगह हो गई। फिर इसके बाद ये यहाँ पे कुछ द्वीप समूह है भारत के, आपको मालूम है, अंडमान द्वीप समूह है ऊपर और नीचे निकोबार द्वीप समूह है। इनमें भी इसी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, ठीक है, क्योंकि ये भी जो है उष्णकटिबंधीय के क्षेत्र में है और यहाँ भी पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। दूसरे प्रकार के कौन से? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती। आर्द्र का बोले तो ऐसे क्षेत्र जहाँ वर्षा तो होती है लेकिन अच्छी खासी होती है, लेकिन वहाँ के जो पेड़ होते हैं, वहाँ की वनस्पति होती है, वहाँ की वनस्पति अपने पत्ते गिरा देती है। तो ऐसी वनस्पति कहाँ पाई जाएगी? ऐसी वनस्पति इसी के आसपास वाले क्षेत्र में, यहीं पे, ठीक है। ये तमिलनाडु वाले इलाके में नहीं, इधर की तरफ, ठीक है। इसमें हम इस तरीके से कर सकते हैं। आर्द्र पर्णपाती वन है। आर्द्र पर्णपाती वन इधर के अलावा और यहाँ पे मिलेंगे आपको। ये आपका गंगा नदी का जो डेल्टा है, डेल्टा से लेकर के और यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में अच्छी वर्षा होती है। ये लीजिए, हमने यहाँ भी कर दिया इसको। और इसके आसपास वाला जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में भी इसी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। ये लीजिए, ये कौन सा हो गया? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। अब आप इसका जगह लिख सकते हो। जगह कौन से हैं? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वाला इलाका भी आ गया इसमें। और यहाँ पर निम्न गंगा का डेल्टा, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ वगैरह, इसके अलावा बिहार वगैरह इसमें आ चुका है। और यहाँ पे असम, ब्रह्मपुत्र का डेल्टा वगैरह, ठीक है। इसके बाद उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। अब देखिए उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है वो यहाँ से लेकर के हमारा राजस्थान और ये पंजाब, हरियाणा से लेकर के और यहाँ तक विस्तृत है। उष्णकटिबंधीय, ये जो पूरा एरिया है उसमें उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती का मतलब समझ रहे हो ना? ऐसे वन जो अपनी, इसको चाहे तो इसी तरीके से बुलाकर चलो, जो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, ठीक है। शुष्क पर्णपाती का मतलब यह है यहाँ वर्षा कम होती है। चलिए साहब, ये हमने बता दिया आपको, हो गया ये। अब इसके बाद देखिए यही एरिया है, इसमें ज़्यादा कोई एरिया नहीं है इसमें। इसके बाद जो आपको ये दिखाई दे रहा है उष्णकटिबंधीय मरुस्थली, तो मरुस्थली वन यहाँ पे पाए जाएंगे, ठीक है। इसमें आप इस तरीके से प्लस कर सकते हो। ये वाला जो पूरा क्षेत्र है राजस्थान, ये कम वर्षा वाला, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र है। ठीक है, राजस्थान और गुजरात, और यहाँ पे कुछ मात्रा में मध्य प्रदेश का भाग भी है और कुछ मात्रा में महाराष्ट्र का भाग भी है, ठीक है। पंजाब और हरियाणा वाला भी कुछ क्षेत्र है, ठीक है। इसके बाद मैंग्रोव वनस्पति आपको मालूम है कहाँ पाई जाएगी? मैंग्रोव वनस्पति यहाँ पाई जाएगी। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, कृष्णा गोदावरी का डेल्टा है और यहाँ पे
कावेरी नदी का डेल्टा है। तो यहाँ पे ये मैंग्रोव वनस्पति पाई जाएगी। आप मैंग्रोव वनस्पति के लिए इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। जो पीट मृदा पाई जाती है ना जहाँ पे, वहीं पे मैंग्रोव वनस्पति होती है। पीट मृदा आपको बताया था मैंने, डेल्टाई क्षेत्रों में, तराई क्षेत्रों में। मैंग्रोव वनस्पति तराई क्षेत्रों में भी पाई जाती है। यहाँ भी आप बना सकते हो, बनाना चाहो तो, ठीक है। तराई क्षेत्र देखिए पर्वतों के नीचे होता है, ना कि पर्वतों के ऊपर, ठीक है। कुछ बच्चों का ऐसा आया था मेरे पास। और पर्वतीय वन जो आपको बचा कुचा जो एरिया दिख रहा है, यहाँ पे कैसी वनस्पति पाई जाएगी आपको, यहाँ भी मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाएगी, ध्यान रखना। शुष्क है ये भी, हालांकि ये पर्वतीय क्षेत्र है इसलिए शुष्क है, तो पर्वतीय वनस्पति ही ठीक रहेगा यहाँ पे। तो पर्वतीय वनस्पति, अच्छा पर्वतीय वनस्पति को हम दूसरी डिजाइन कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं हम इसको। तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, ये पर्वतीय वनस्पति सिक्किम में भी है और ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में, मिजोरम में और मणिपुर में, ठीक है। तो ये भारत की क्या थी, ये हैं प्राकृतिक वनस्पति। कहाँ की प्राकृतिक वनस्पति? भारत की, ठीक है। और नक्शे में आप जब भी नक्शा बनाओ तो एक तीर का चिन्ह इस तरीके से लगा दिया करो, उत्तर दिशा को इंगित करता हुआ, ताकि हमको नक्शा देखने में ऐसा ना लगे कि हमको दिशा का ज्ञान नहीं है। हमको हमेशा दिशा का ज्ञान होना चाहिए। ये बार बार मैं आपको बताने की बात नहीं है। उत्तर दिशा और ये इंडेक्स, ये ज़रूरी है नक्शे में बनाना, ठीक है। आप जब परीक्षा में नक्शा बना के आओ तो उसमें आपको इस तरीके का नक्शा और इंडेक्स और साथ ही साथ ये उत्तर दिशा इंगित करना अनिवार्य है, ठीक है। चलिए, लक्षद्वीप समूह है, वहाँ भी आपकी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाएंगे। लक्षद्वीप समूह जो यहाँ है, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये नक्शा समझ में आया होगा। एक बार दोबारा समझ लेते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन, सदाबहार वन यहाँ पाए जाएंगे पश्चिमी घाट के ऊपर। पश्चिमी घाट में ध्यान रखिएगा पर्वतीय वन भी पाए जाते हैं कुछ मात्रा में, कुछ मात्रा में पर्वतीय वन पाए जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, शोलाश। लिखाया था मैंने आपको आखिर में, शोलाश कहते हैं। 1500 मीटर के आसपास वहाँ के पाए जाते हैं। इसके बाद उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यहाँ भी पाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ भी अच्छी खासी वर्षा होती है। वर्षा भी होना चाहिए और वो पेड़ अपने पत्ते भी नहीं गिराने चाहिए, ऐसी वनस्पति। दूसरी वनस्पति उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, वर्षा होनी चाहिए लेकिन वो पेड़ कैसे होने चाहिए, पत्ते गिरा देने वाले। एक सीजन में यानी कि शुष्क ऋतु में, सर्दी ऋतु जब होती है वो अब अपने पत्ते गिरा देते हैं। तो ऐसी वनस्पति कहाँ पाई जाएगी, इसी के पास वाले इलाके में और यहाँ पर, ठीक है। ये आपका उत्तर प्रदेश पश्चिमी हो गया, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह का क्षेत्र इसमें आता है। और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ये पूरा मध्य भारत जिसको कहते हैं। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वन, आपको मालूम है मरुस्थल का नाम आता है तो राजस्थान का पश्चिमी भाग और गुजरात का भाग आता है। मैंग्रोव वनस्पति आपको मालूम है, मैंने बता दी। मैंग्रोव वनस्पति, डेल्टाई वनस्पति कहाँ मिलेगी, डेल्टाई क्षेत्र में, ठीक है। और इसके बाद पर्वतीय वन कहाँ मिलेंगे आपको, पर्वत में। देखिए एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी हुई है। मैंने आपको बताया था हमने सबसे पहले भारत का भौगोलिक भूवैज्ञानिक वर्गीकरण समझा था, जिसमें हमने चट्टानों के बारे में समझा था। कौन से क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाएगी, नई चट्टानें कहाँ हैं, पुरानी चट्टानें कहाँ हैं, धारवाड़ क्रम की कौन सी है और इस कुड़प्पा क्रम की कौन सी है। इस प्रकार की चट्टानें हमने टर्शियरी क्रम वगैरह सब पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि भारत का भौगोलिक वर्गीकरण, जिसमें हमने प्राकृतिक प्रदेशों को देखा था। उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय भाग, मैदान, मरुस्थल वगैरह सब कुछ। तो उससे हमको बार बार में ये पता चलता है पर्वत की हमारी इमेजिनेशन बन गई, भाई पर्वत ऊपर ऊपर है। यहाँ जम्मू कश्मीर हुआ, इधर उत्तराखंड, हिमाचल हुआ, सिक्किम हुआ और ये पूरा पूर्वी भारत का क्षेत्र, यहाँ पे हमारी पर्वत है। तो पर्वतीय मिट्टी आए, पर्वतीय वन आए या पर्वतीय कुछ भी आए, आपको पर्वतीय वहीं पे लगाना है, क्योंकि और भागों में भारत के पर्वत नहीं है। पठारी कुछ आए तो पठारी हमको यहाँ लगाना है, आपको मालूम है। मैदानी भाग में कुछ आवे तो जलोढ़ मिट्टी आएगी, तो जलोढ़ मिट्टी जाहिर सी बात है मैदानों में होगी या फिर नदी घाटियों में मिलेगी। डेल्टा आएगी, अब डेल्टा की मैंने आपको इमेजिनेशन बता दी, भाई डेल्टा यहीं पे पाया जाएगा, इधर की तरफ डेल्टा नहीं बनता। इधर हालांकि ज्वारनद मुख बनता है, एस्चुरी जिसको बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे डेल्टा नहीं बनता।
तो इस तरीके से आपको ये थोड़ी सी मोटी मोटी बातें हैं जो हमेशा आपको याद रखनी होगी। और आपको याद रखने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है ये मानचित्र को आप ऐसे ही मत समझो कि मानचित्र हमने बना दिया बस हो गया काम, फॉर्मेलिटी। रटना नहीं है, अपन को समझनी है चीज़ों को। और समझ कब आती है? जब हम मानचित्र के माध्यम से हमारी इमेज बना लेते हैं, तब हमारे सामने वो फोटो के रूप में, तस्वीर के रूप में उभर कर आती है। और केवल हमको इतना सारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, केवल हम मानचित्र देख के ही बता सकते हैं। किसी विद्वान ने कहा है ना कि एक चित्र या मानचित्र या रेखा चित्र 1000 या 10,000 भी बोला है उसने, 10,000 शब्दों से ज़्यादा बोलता है। तो वही बात है। इसको मिटा देता हूँ मैं। इसके बाद हमारा नया टॉपिक आज का जो है उसको शुरू करेंगे हम। चलिए इसको मिटा देते हैं हम। ये लीजिए भाई, ये मिट गया है। अब देखिए हमारा नया टॉपिक जो है वो अब थोड़ा सा कठिन होता जाएगा। अब तक हमने जो है भारत की प्राकृतिक संपत्ति के बारे में पढ़ा था, वन पढ़ लिए, मृदा पढ़ लिए, जल संसाधन, नदियाँ वगैरह। अब हम थोड़ा सा आर्थिक की तरफ जा रहे हैं, जिससे मानव को कुछ लाभ हो। अभी तक तो जो भी हमने पढ़ा था इससे मानव को कोई लेना देना नहीं है। अब जो हम पढ़ेंगे वो मानव द्वारा कृत्रिम भी होंगे, जैसे जनसंख्या पढ़ेंगे हम आने वाले में, नगरीकरण पढ़ेंगे, सड़क मार्ग पढ़ेंगे, रेल मार्ग पढ़ेंगे, वायु मार्ग पढ़ेंगे। इसके अलावा भारत के खनिज संसाधनों को पढ़ेंगे, उद्योगों को पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब जो अगला टॉपिक है थोड़ा सा कठिन टॉपिक है, याद करने वाली चीज़ है, तो आप थोड़ा सा सावधानी बरतें इसमें, ठीक है। हमारा जो अगला टॉपिक है उस अगला टॉपिक का नाम है जल संसाधन और सिंचाई परियोजनाएं। इरिगेशन प्रोजेक्ट, वाटर रिसोर्सेज एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट, ये इसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो देखिए जल संसाधन से तात्पर्य क्या है? संसाधन उसको कहते हैं, आपने पढ़ा होगा, जिम्मरमैन एक बहुत तगड़े विद्वान हुए हैं, उन्होंने कहा है कि ऐसी सभी चीज़ें जिसका मानव उपयोग करता हो वो सभी संसाधन है। वो सभी चीज़ें जो मानव के लिए उपयोगी हो संसाधन कहलाती है। अब चाहे वो प्राकृतिक चीज़ हो चाहे मानवीय चीज़ हो, सभी मानव के लिए संसाधन है। अच्छा, जो चीज़ मानव के उपयोग की नहीं है वो संसाधन नहीं है, जिसका मानव उपयोग नहीं करता वो संसाधन नहीं है। जैसे खनिज संसाधन, हम खनिजों को जहाँ से खोदते हैं, उत्पादित करते हैं, काम में लेते हैं, तो हमारे लिए संसाधन है। लेकिन अंटार्कटिका ऐसा महाद्वीप है, साइबेरिया ऐसा क्षेत्र है, ग्रीनलैंड ऐसा क्षेत्र है जहाँ अथाह सागरीय क्षेत्रों में भी अथाह, जिसका कोई अंत नहीं है, इतने संसाधन मौजूद है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर पाते, तो हमारे लिए संसाधन नहीं है, ठीक है। और प्राकृतिक संपत्ति है। तो जल संसाधन किसको कहते हैं? अब जल संसाधन ऐसे जल संसाधन जिसका मानव उपयोग करता है। अब मानव उपयोग किसका करता है? देखिए नदी हुई, नहरें हुई, तालाब हुई, बांध हुए, नलकूप हुए, इन सभी का उपयोग मानव करता है। तो हम इन्हीं को पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। जो जल संसाधन और सिंचाई परियोजनाओं में इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? सिंचाई। पहले हम जल संसाधन को समझ लेते हैं, सिंचाई को समझ लेते हैं, फिर सिंचाई परियोजनाओं को देखेंगे। भारत में कौन कौन सी सिंचाई परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को भी हम इसी के अंतर्गत पढ़ते हुए चलेंगे। भारत में कौन कौन सी बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहाँ कहाँ कौन कौन सी नदी पर है, और बहुउद्देशीय परियोजनाओं का मतलब क्या होता है, कौन कौन से उद्देश्य उसमें शामिल होते हैं, और वो कब कब लागू की गई थी वो भी हम देख लेंगे अगले चैप्टर में। फिलहाल हम देखते हैं सिंचाई। सिंचाई क्या होता है? देखिए जल संसाधन को भी इसमें पढ़ेंगे हम। सिंचाई के लिए एक अच्छी सी परिभाषा है, बहुत आसान तरीके से, कृत्रिम रूप से वनस्पति को या पेड़ों को पानी पिलाने की प्रक्रिया सिंचाई कहते हैं। कृत्रिम रूप से पेड़ों को, पौधों को या फसलों को पानी देने की प्रक्रिया, पानी पिलाने की प्रक्रिया को सिंचाई कहा जाता है, ठीक है। कृत्रिम रूप से बोले तो
यानी कि प्राकृतिक रूप से तो केवल वर्षा के रूप में ही प्राप्त होता है। कृत्रिम रूप से बोले तो नहरों के माध्यम से, ट्यूबवेल के माध्यम से, कुओं के माध्यम से, पाइपों के माध्यम से, फव्वारा पद्धति के माध्यम से, इन सभी माध्यमों से खेतों में फसलों को पानी देने की प्रक्रिया है, फसलों को पानी पिलाने की प्रक्रिया है, उसको हम सिंचाई के नाम से जानते हैं। अब देखिए भारत जैसे देश में सिंचाई की आवश्यकता क्यों है? बहुत इम्पोर्टेंट बात है, भारत में सिंचाई की आवश्यकता क्यों है? ये प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है और कई बार पूछा भी गया है। तो इसका सबसे आसान जवाब क्या हो सकता है? इसके लिए हम 6-7 टॉपिक है हमारे पास, उन 6-7 टॉपिकों पे हम चर्चा कर सकते हैं। यानी कि भारत में सिंचाई की आवश्यकता क्यों है, इसके लिए हमारे पास 6-7 बिंदु है। उन 6-7 बिंदुओं के माध्यम से हम समझा सकते हैं अगले को कि भारत में वास्तव में सिंचाई की जो समस्या है वो क्यों है। तो देखिए सिंचाई तो आप समझ गए होंगे, कृत्रिम रूप से पेड़ों को पानी पिलाने की प्रक्रिया। अब देखिए सिंचाई की आवश्यकता टॉपिक है हमारा, सिंचाई की आवश्यकता। देखिए सिंचाई की आवश्यकता इसलिए ज़रूरी है इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ जो वर्षा है वो अनिश्चित है। वर्षा की अनिश्चितता, वर्षा की अनिश्चितता से तात्पर्य क्या है कि हमारे यहाँ जो वर्षा होती है वो अनिश्चित है, हो जाए तो हो जाए, नहीं हो तो नहीं हो। अभी का मौसम आप देख रहे हो, बारिश का मौसम चल रहा है, लेकिन बारिश की मर्जी हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो। तो ये वर्षा की अनिश्चितता है। कभी कभी ऐसा होता है कि 4 साल 5 साल तक अच्छी बारिश होती है, लेकिन 1 साल ऐसा आ जाता है बीच में, तब बारिश नहीं हो पाती। इसीलिए अभी तो हमारे पास कई सारे सिंचाई के साधन उपलब्ध है। हर लगभग खेत पर ट्यूबवेल है, कुएँ हैं, बोरवेल हो गए अब तो, और नहरें भी निकाल दी गई है। लेकिन 20-25 साल पहले जब ऐसा कुछ भी नहीं था तो भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता था। अभी भी कुछ इलाकों में मानसून का जुआ का, क्योंकि पूर्ण रूप से वो मानसून के ऊपर निर्भर है। मानसून का जुआ इसलिए कहा जाता है कि मानसून अच्छी होगी तो किसान की हरियाली हो गई, और मानसून थोड़ा सा बिगड़ गया, कम हुआ तो किसान की जो सारी अर्थव्यवस्था है वो चौपट हो जाती थी। इसलिए मानसून का जुआ में भी तो ऐसा ही होता है, अगर लग गया तिक्का तो लग गया, लाखों करोड़ रुपए एक बार आ गए, नहीं लगा तो लाखों करोड़ रुपए गए भी सही। इस तरीके से तो अनिश्चितता से तात्पर्य क्या है कि मानसून वर्षा हमारे यहाँ निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, कभी हो गई कभी नहीं हुई। प्राय प्रत्येक 4 या 5 साल के बाद 1 साल भारत में सूखे की संभावना बनी रहती है। उसका कारण भी है, कारण हम पढ़ेंगे जब अल नीनो का प्रभाव पढ़ेंगे हम। अल नीनो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारत की जलवायु को प्रभावित करने में। हम आपको इस टॉपिक को मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, अल नीनो ला नीनो, इन दोनों टॉपिकों को मैंने आपको नहीं पढ़ाया है। ये जब हम लास्ट में जब हमारी एग्ज़ाम नज़दीक होगी, उस एग्ज़ाम नज़दीक होने के दौरान हम आपको ये टॉपिक समझाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो है थोड़ा से समझने के हैं। अगर आपको अभी समझा दिए मैंने तो हो सकता है आप लास्ट में जाकर के उसको भूल जाए, इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको ताज़ा लास्ट में ही याद करवा देंगे आपको, ठीक है, अच्छी तरीके से, क्योंकि इसमें विश्व के मानचित्र की हमको आवश्यकता पड़ेगी। मैं चाहता हूँ कि आपका जो दूसरा किताब है आपकी विश्व का भूगोल, पहले आप उसको पढ़ लें, फिर उसके बाद हम पूरी स्थिति को पहचान लेंगे क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो वर्षा की अनिश्चितता आप समझ गए होंगे। हर 4 या 5 साल भारत में 4 या 5 साल बाद भारत में सूखा पड़ता है, जिस वजह से वर्षा यहाँ की निश्चित नहीं है। इस वजह से दूसरा क्या है, वर्षा की अनियमितता। वर्षा की अनियमितता, अनियमित का मतलब क्या है, वर्षा यहाँ पर नियमित नहीं होती, यानी कि वर्षा जो है भारत की वो नियमित नहीं है, यानी कि एक बिल्कुल रोटेशन चलता है कि भाई अब इतनी होनी है, अब इतनी होनी है, अब इतनी होनी है। लेकिन भारत की वर्षा के बारे में आप इस तरीके से नियम के अनुसार नहीं कह सकते कि इस माह में इतनी वर्षा होती है, इस माह में इतनी वर्षा होती है। चाहे तो हमारे यहाँ वर्षा अप्रैल माह में हो जाए पूरी, चाहे मई में हो जाए, चाहे जुलाई में हो जाए, चाहे तीनों महीनों में न हो करके अगस्त में हो जाए। इस तरीके से नियमित नहीं है भारत की वर्षा, ठीक है ना। तो वर्षा की अनियमितता, जब ज़रूरत पड़ती है तब वर्षा न होना,
तब ज़रूरत नहीं होती तब वर्षा का होना, ये वर्षा की अनियमितता को दर्शाता है। इसके अलावा तीसरी जो बात महत्वपूर्ण है वो है मानसून का व्यवहार। मानसून का व्यवहार से क्या तात्पर्य है, जिसको मानसून का विभंजन भी कहा जाता है। मानसून जो है हमारे यहाँ का, भारत का मानसून जो है वो बिल्कुल भी जो है उसको क्या कहते हैं, विश्वास करने लायक नहीं है। हमारे यहाँ का मानसून ऐसा है कि मानसून आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए, होता है ना भाई। अभी भी हम सोच रहे थे, अभी तो 2, 4, 5, 10 दिनों में हमारे यहाँ अच्छी बारिश हो गई है, लेकिन हम सोच रहे थे कि इस बार का मानसून तो ऐसा ही रहेगा, काल पड़ेगा। अक्सर आपने सुना होगा कि लोग बाग जो है जुलाई माह में भी अगर अच्छी बारिश नहीं हुई तो हमेशा ये कहने लग जाते हैं कि काल पड़ेगा, इस बार तो काल पड़ेगा, अकाल पड़ेगा मतलब। तो मानसून जो है वो मानसून विभंग यहाँ का टूट जाता है। कभी मानसून के द्वारा बारिश जो है एकदम से हो जाती है, जिसको मानसून प्रस्फोट मैंने बताया भी था आपको। मानसून के द्वारा एकदम से बारिश हो जाती है, कभी कभी मानसून बिल्कुल सूखा निकल जाता है, कभी मानसून की जो अवधि होती है उसके बाद बारिश होती है कभी। तो मानसून की अनियमितता भी कह सकते हैं। मानसून का व्यवहार जो यहाँ पे सही नहीं है भारत में, इसीलिए भी कई फसलों को सिंचाई की आवश्यकता होती है, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। और फिर इसके बाद है वर्षा का असमान वितरण। वर्षा का असमान वितरण, वर्षा का वितरण ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। देखिए वर्षा जो होती है उसका एक निश्चित क्रम होता है कि भाई यहाँ पे इतनी होती है, यहाँ पे इतनी। जैसे हमने पढ़ा था भारत में वर्षा तो पश्चिमी घाट पे सर्वाधिक होती है, असम मेघालय में सर्वाधिक होती है, पश्चिमी शुष्क राजस्थान में कम होती है, लद्दाख के क्षेत्र में कम होती है। तो ये वर्षा की एक क्या है, समान वितरण होता है। लेकिन वर्षा का असमान वितरण, भारत में जो वर्षा होती है कहीं कहीं तो अत्यधिक मात्रा में हो जाती है, कहीं होती ही नहीं है। सुना है ना आपने? अभी जैसे मान लीजिए अभी कुछ दिनों पहले जयपुर में बहुत भयंकर वर्षा हुई थी, सुबह से लेकर शाम तक नदी नाले सब ऊपर हो गए थे और पहाड़ों की मिट्टी कट कट कर बस्तियों में जम गई थी। बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी एकदम से। बिहार, उत्तर प्रदेश, यहाँ भी एकदम से एक ही दिन में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, लेकिन उसी के आसपास वाले क्षेत्रों में बारिश होती ही नहीं है। तो ये वर्षा का असमान वितरण कहलाता है। जहाँ वर्षा नहीं हो पाती वहाँ फिर सिंचाई की आवश्यकता होती है। हमारा मुख्य बिंदु क्या है, सिंचाई की आवश्यकता। तो इन सभी बातों से हमारी सिंचाई व्यवस्था प्रभावित होती है। 5वां नंबर क्या है? 5वां नंबर है सीमित, वर्षा का सीमित होना। वर्षा का सीमित होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, आप याद रख लेना इसको। वर्षा का सीमित होने से तात्पर्य क्या है? वर्षा का सीमित होने से तात्पर्य है हमारे यहाँ की जो वर्षा है वो सीमित है। एक 3 या 4 महीने की अवधि में हमारे यहाँ वर्षा होती है। लगभग आपको बताया था मैंने पिछले चैप्टर में, 70% से अधिक बारिश जो है मानसून के द्वारा होती है। तो मानसून की क्रियाविधि 3 या 4 महीनों तक रहती है, मध्य मार्च से मध्य सितंबर तक, ऐसा माना जाता है। लेकिन वो अलग अलग हिस्सों में, ठीक है। एक पर्टिकुलर हिस्से की बात करते हैं तो 3 या 4 महीने मानसून की अवधि रहती है। तो उन 3 या 4 महीने की अवधि जो सीमित होती है उसमें भी अधिकतर दिन ऐसे होते हैं जिसमें वर्षा नहीं होती। तो वर्षा काल बिल्कुल सीमित है। साल भर की पूरी वर्षा लगभग 10, 12, 15 एक महीने में हमारे यहाँ हो जाती है किसी भी पर्टिकुलर स्थान पर भारत में। तो ये भी सिंचाई की आवश्यकता के लिए इम्पोर्टेंट बिंदु है। इसके अलावा एक ऐसा है, कुछ फसलें अधिक सिंचाई वाली फसलों के लिए, अधिक सिंचाई वाली फसलों के लिए भी सिंचाई की आवश्यकता होती है। अधिक सिंचाई वाली फसलें कौन कौन सी होती है? चावल हुआ, जूट हुआ, इनके लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में हमको पानी की आवश्यकता होती है। तो ये फसलें जो है बग़ैर पानी के हो नहीं सकती। अब वर्षा अगर नहीं हुई तो इन फसलों का उत्पादन जरूरी है, क्योंकि चावल भारत में लगभग 70% लोग, 60 से 70% लोग भारत में चावल खाने वाले हैं। तो चावल भारत का मुख्य भोज्य पदार्थ है। तो चावल जो है वो उगाना जरूरी भी है। अब चावल उगाने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। वर्षा नहीं हुई तो हमको सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। तो कुछ फसलें ऐसे होती हैं जिसमें अधिक सिंचाई चाहती है,
7वां नंबर लिखिए, रबी की फसल के लिए, रबी की फसल के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। समझ रहे हो आप? सिंचाई की आवश्यकता, रबी की फसल। अब रबी की फसल आपको बालों में अब बोएंगे आने वाले काल में, जो नवंबर का महीना आएगा, लगभग अक्टूबर नवंबर के मध्य बोई जाती है ये, और मार्च अप्रैल में इसको काटते हैं। तो इस दौरान भारत में तमिलनाडु को छोड़ करके कहीं पर भी वर्षा नहीं होती। उत्तर भारत में सर्वाधिक मात्रा में रबी की फसलें बोई जाती है, लेकिन उत्तर भारत में उस दौरान जो मावठ होती है, जो पश्चिमी विक्षोभ होता है, उसी के द्वारा कुछ मात्रा में वर्षा होती है जो अपर्याप्त होती है। तो उन फसलों को उगाने के लिए किसका जरूरी होता है? सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। और वर्तमान में कुछ उन्नत किस्म के बीज भी आए हैं, उन्नत किस्म के बीज। उन उन्नत किस्म के बीजों को बीजों के जो है विकास के लिए, वो बीजों को उगने के लिए भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। तो उनकी पूर्ति के लिए भी हमको सिंचाई की आवश्यकता होती है। और कुछ व्यापारिक फसलें ऐसी है भारत में, उन व्यापारिक फसलों के उत्पादन के लिए भी हमको पानी की आवश्यकता होती है, जो सिंचाई द्वारा ही पूरी की जा सकती है। तो इस तरीके से ये कुछ हमारे क्या नाम से ये बिंदु है। इन बिंदुओं के माध्यम से हम भारत के अंदर जो वर्षा है, जो सिंचाई है, उस सिंचाई की आवश्यकता को उजागर कर सकते हैं। ठीक है, अगर प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है भारत में सिंचाई की आवश्यकता क्यों है, समझाइए, तो आप कुछ बातें लिख करके इन बिंदुओं को लिख देंगे। अगर इन बिंदुओं को आप बहुत आकर्षक तरीके से पेश करना चाहते हैं तो हमने आपको पिछली कक्षा में बताया होगा, पिछली जो आपकी क्लास थी कक्षा सेकेंड ईयर में बताया था आपको कि डायग्राम बना के भारत में सिंचाई की आवश्यकता, इसकी इस तरीके से एक सिंचाई की आवश्यकता ये हो गई, दूसरे प्रकार की सिंचाई की आवश्यकता इसमें लिख देंगे, तीसरे प्रकार की सिंचाई की आवश्यकता इस तरीके से आप डायग्रामेटिकली तरीके से भी इसको समझा सकते हो, ताकि जो कॉपी चेकर है उसको भी आकर्षक लगे। 5 है तो 5, 6 है तो 6, 8 है तो 8, अलग अलग प्रकार के डायग्राम मैंने आपको बनाना सिखा दिया है। ठीक है, ये जब बनाना है आपको, जब आपको लगभग सभी बिंदु एक साथ याद आ रहे हों। हो सकता है आप प्रश्न शुरू करने से पहले इसको बना दें या बाद में बना दें, लेकिन बनाना जरूरी है आपको। ठीक है, चलिए, ये हमारी सिंचाई थी, सिंचाई की आवश्यकता है। जल संसाधन के बारे में बात कर लेते हैं। जल संसाधन देखिए, भारत में कई प्रकार के जो है सिंचाई के लिए जल संसाधनों का उपयोग किया जाता है, जिसमें नहरें हैं, नलकूप है, नलकूप ट्यूबवेल जिसको बोलते हैं, और कुएं हैं, तालाब है, और बताइए क्या है, और है बांध। ये 4-5 चीज़ें हैं। इन चारों पांचों चीज़ों से भारत में सिंचाई की जाती है। ठीक है, तो इनमें सर्वाधिक मात्रा में तालाब से सिंचाई करने वाला राज्य आपको मालूम होगा कौन सा है। देखिए, तालाब से सिंचाई करने वाले अधिकतर राज्य आपके प्रायद्वीपीय भारत में। पूछो क्यों? उसका कारण क्या है? सर्वाधिक मात्रा में जो तालाब वाली सिंचाई है वो दक्षिण भारत में इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पे पठारी भाग है, पूरा क्या है, पठार है। पठार बोले तो नीचे अगर हम खोदेंगे तो आपको पत्थर ही पत्थर मिलने वाला है। तो पत्थरों में देखिए, कुआं खोदना बड़ा मुश्किल काम है, कुआं नहीं खोदेगा। नलकूप खोदना ये भी बड़ा मुश्किल काम है। नहरें निकालना ये भी बड़ा मुश्किल काम है। तो ये तीनों तो हम कर ही नहीं सकते। ठीक है, रही बात बांध की, तो हाँ, कुछ नदियों पे बांध जरूर बनाए गए हैं, लेकिन सबसे अच्छा प्राकृतिक जल को इकट्ठा करने का स्रोत तालाब है, जो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। तो तालाब क्या है, बड़े बड़े खड्डे वहाँ पे बना दिए जाते हैं या प्राकृतिक रूप से बने हुए हैं। उन खड्डों में वर्षा जल भर जाता है, और भरने के बाद ध्यान रखिएगा वहाँ मिट्टी बहुत कम है, तो वो पीती भी नहीं ज़मीन उसको, तो वो भरे रहते हैं, वहाँ आसानी से सिंचाई की जाती है। सर्वाधिक सिंचाई करने वाला तालाबों से राज्य कौन सा है आपका? तमिलनाडु। और तमिलनाडु का त्रिची जानते हो ना, तिरुचिरापल्ली जिला सबसे ज़्यादा वहाँ पे तालाब पाए जाते हैं। ठीक है,
लगभग 24,000 से 25,000 के बीच तालाब है तमिलनाडु राज्य में, जो सर्वाधिक है भारत में। अच्छा, इसके बाद बांध तो आप जानते ही हो, वर्तमान में कई बांध सिंचाई के उपयोग के लिए ही नहीं, बहुउद्देशीय परियोजनाओं में लागू होती है। उसके लिए कुएं और नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई जो उत्तरी भारत में की जाती है, उत्तरी भारत में जो आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान का कुछ भाग है, वहाँ पे कुएं और नलकूपों द्वारा सर्वाधिक, नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई करने वाला यूपी है आपका, और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान है। यहाँ पर नहरों द्वारा सर्वाधिक मात्रा में सिंचाई की जाती है। तो ये कुछ बातें हैं, ये भी आप लिख लीजिए और इन बातों को भी आप नोट कर लीजिए। कल के चैप्टर में हम सिंचाई परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो रहिए ना बेखबर, कल शाम फिर देखिए ख़ास खबर हमारी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।